नमस्कार, मैं हूं तुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ठंड के साथ बड़ी रसोई गैस की किल्लत, उपभोक्ताओं ने किया भाट गैस एजेंसी पर हंगामा। नए साल पर विधायकों ने लिया विकास का संकल्प, अधिकारियों ने कहा पात्र व्यक्तियों को पहुंचाएंगे लाभ। ठंड का कहर, प्रशासन ने की स्कूलों की छुट्टी। सरकार बदली लेकिन नौहर की अनिश्चित की तकदीर नहीं, लगातार जारी है धरना। अब समाचार विस्तार से। लगातार तेजी से बढ़ती सर्दी के बीच रसोई गैस की खपत भी बढ़ गई है। उपभोक्ताओं का कहना है कि एजेंसी संचालकों की मनमर्जी से हाल खराब है। कोई फोन भी नहीं उठाता और उन्हें रसोई गैस के लिए भटकना पड़ रहा है। ठंड का मौसम हर जगह एक समस्या लेकर आता है और वह है रसोई गैस की किल्लत। हनुमानगढ़ जंक्शन हो या फिर टाउन अथवा जिले का कोई भी क्षेत्र, रसोई गैस की समस्या गहराने लगी है। एजेंसी संचालकों ने नया फरमान जारी किया कि बुकिंग के बगैर रसोई गैस की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। खास बात है कि जब सरकार ने साल में 9 सिलेंडर सब्सिडी दर पर उपलब्ध करवाने की बात कही तो फिर बुकिंग का क्या मतलब है? इस सवाल को समझना सबके लिए मुश्किल हो रहा है। उपभोक्ता बृजेंद्र कुमार जैन के मुताबिक बुकिंग के बावजूद रसोई गैस उपलब्ध होना टेढ़ी खीर है। भारत गैस संचालक की कथित मनमानी के खिलाफ उपभोक्ताओं ने एकजुट होकर मंगलवार को घेराव करने का फैसला किया। पार्षद देवेंद्र पारिक के नेतृत्व में उपभोक्ताओं ने टाउन जंक्शन रोड स्थित भारत गैस एजेंसी पर जाकर संचालक का घेराव किया। उपभोक्ताओं का कहना था कि बार बार कहने के बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं है। आलम यह है कि एजेंसी के कर्मचारी सीधी जुबान बात करना पसंद नहीं करते और आए दिन दुर्व्यवहार के मामले बढ़ रहे हैं। सिलेंडर थारे चाहे शॉर्टेज है ना दो। पहली बात तो है भाई आपके कर्मचारी या आपके जो भी जिम्मेदार लोग उन द्वारा लोगों को संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता और दुर्व्यवहार किया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है सिलेंडर की जो जहाँ तक बात है अभी चलो 2-4 दिन हो गए, लेट हो गए, वो जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उसको हम भी समझते हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं हो अभी कर्मचारी दुर्व्यवहार फोन लगभग के स्विच ऑफ हुआ था, बात कभी हुआ को नहीं। अब मैं कोई बात करा तो क्यों करा? डीएसओ साहब मेरी बात हुई, पैका जी आज सुधर जाएगी स्थिति, कल सुधर जाएगी, कब सुधरेगी स्थिति? भाई साहब कल से ऑनलाइन हो रहा है सारा सिस्टम, कल के बाद में तो होना ही होना चाहिए। भाई साहब एक बात बताओ जिम्मेदार नागरिक इस शहर का लोकल वासी तो समझो भी लोगों की एक बात थे, बात तो करो कम कम यार। जिम्मेदार आदमी कोई बात तो करे भाई साहब। बात वास्ते तो मेरा फोन 24 आवर 24 घंटा चालू है। मेरे पास चाहते हैं भी आम जनता की जो समस्या है, सर्दी का इतना टाइम है, गैस की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसमें गैस नहीं मिले दुर्व्यवहार हो। सबसे बड़ी बात तो ये बुकिंग है, उसके बाद में ये कितना कौन सा मोहल्ले में नहीं आपने 2 बार इक्कीस दिन के बाद में बुकिंग होनी चाहिए, तो वो हमारी बुकिंग नहीं की जा रही। महीने का बोल रहे हैं। एक बार हमने कॉल की है तो कॉल उठा के कोई बोलता नहीं है। दोबारा मैंने अपने बेटे को भेजा है तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई 1 महीने बाद में ही बुकिंग होगी, इसलिए मुझे आज खुद आना पड़ा है। आज ये सभी आए हुए हैं, यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो आज बुकिंग कर ली है तो 3 तारीख को महीने बाद में ही देंगे। ये हमारे सिलेंडर की समस्या है, हम भारत गैस एजेंसी के आगे खड़े हैं। अंजनी से बात हुई है, वो कहता है 5-7 दिनों के अंदर आपका समाधान कर देंगे। पहले समस्या यही थी कि भी सिलेंडर टाइम पर नहीं मिल रहे, बुकिंग होने के बाद में भी 20 दिन बहुत परेशान हो रहे हैं। अति आवश्यक है हमें सिलेंडर की। नागरिकों के साथ भारत गैस एजेंसी के संचालक से मिले हैं। कल डीएसओ साहब से भी मैंने बात की थी और काफी दिनों से हम प्रयासरत हैं, लेकिन इनका जो रवैया है, भारत गैस एजेंसी के संचालक से भी बात की तो बड़ा ढुलमुल है। काफी दिनों से पूरा शहर परेशान है, इनकी सप्लाई सही नहीं है और सबसे बड़ी सप्लाई तो चलो कोई बात नहीं, इनके कर्मचारियों द्वारा नागरिकों के साथ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो आज हम इनको चेतावनी देने आए हैं कि भी इस व्यवस्था को सुधारो, नहीं तो फिर हम अन्य कोई आंदोलन का या अन्य कोई रास्ता अपनाएंगे।
तो डीएसओ को भी हमने कहा है, तो आज इन्होंने कहा भी 7 दिन का हमें समय दो, हम व्यवस्था सुधारेंगे सप्लाई की, और जिन कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार, लोगों के साथ जिनका व्यवहार ठीक नहीं है, उनको हम। दूसरी तरफ भारत गैस एजेंसी संचालक अंजनी चाचार ने स्काई चैनल को बताया कि सर्दी में रसोई गैस की खपत अधिक होती है और आपूर्ति कम, ऐसे में स्थिति खराब होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि उनके पास करीब 20,000 कनेक्शन हैं, यानी इस वक्त सबको सिलेंडर चाहिए। इस हिसाब से 1,80,000 सिलेंडर चाहिए, जबकि आवक हुई है 95,000। वहीं उन्होंने दुर्व्यवहार संबंधी आरोपों को सिरे से खारिज किया। सर्दी में एकदम से डिमांड बढ़ गई और कंपनी की तरफ से उतनी सप्लाई नहीं आ पा रही। लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, अगर कंपनी से सप्लाई आती है तो हम भिजवा देंगे। अभी क्या है, हमारे जैसे 20,000 कस्टमर हैं और सभी 9 सिलेंडर पूरा लेना चाहते हैं। 1,80,000 सिलेंडर होते हैं, जबकि हमारे पास अभी तक 95,000 सिलेंडर हैं। बाकी बचे हुए 3 महीने में 85,000 सिलेंडर आपूर्ति अगर कंपनी करती है तो हम देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। थोड़ा सा लोगों से अनुरोध है कि वो पहले बुकिंग कराएं, 2-3 दिन का टाइम दें हमें सिलेंडर पहुंचाने के लिए, और उसके 3 दिन बाद हम सिलेंडर देने की श्योरिटी दिलवाते हैं। भारत गैस एजेंसी के संचालक अंजनी चाचार ने उपभोक्ताओं को एजेंसी का फोन नंबर तक बताया। उन्होंने कहा कि इन नंबरों पर फोन कर बुकिंग कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में 222 222 22 22 33 और 226 001 3 नंबर है। तीनों पे आप कॉल करके कभी भी करवा सकते हैं। इसके अलावा एक IVRS सुविधा शुरू की है कंपनी ने, 94 134 5 6 7 8 9 नंबर है, जिस पे आप 24 आवर खुला रहता है। हेल्पलाइन नंबर है ये हमारा, उस पर कभी भी कॉल करें, आपकी बुकिंग तुरंत हो जाएगी। फिर आ गया नया साल, वर्ष 2014। फिर सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलेंगे, बल्कि बड़े ओहदे पर बैठे लोग कामकाज के तरीके बदलने पर भी ध्यान देंगे। स्काई चैनल ने न सिर्फ विधायकों बल्कि अधिकारियों से भी पूछताछ की, आखिर क्या होगा नए साल पर उनका संकल्प। आइए देखते हैं क्या कहा विधायकों और अफसरों ने। नए साल का संकल्प देखिए ऐसा है कि जनता ने जिस आस्था और विश्वास के साथ हमें चुना है, जनता की भावनाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा इलाका जो है उस हमारे इलाके का विकास हो। मूलभूत जो सुविधाएं हैं, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली और पानी, इन आधारभूत सुविधाओं को हनुमानगढ़ जिले में मजबूत करना ही हमारा 5 साल का ध्येय होगा। यही निवेदन करूंगा कि धैर्य रख करके राजस्थान के विकास में अपना सहयोग दें, जिससे कि एक बीमारू प्रदेश से हम एक सुचारू प्रदेश में आ सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उसको पूरा कर सकें। पिछले साल पंचायती राज और ग्रामीण विकास में जो कोई कमी रह गई थी, किसी लाभार्थी पात्र व्यक्ति को फायदा मिल नहीं पाया, या इसमें कोई किसी प्रकार की जो कोई उत्साह में कमी थी, हम कोशिश करेंगे कि इस साल में सभी जनप्रतिनिधियों को साथ में लेकर के और जिला से लेकर के ग्राम पंचायती स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करें और उसको उनको गति दें। वर्ष 2014 में पुलिस प्रशासन द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में एवं अपराधियों पर नियंत्रण रखने की पहली प्राथमिकता रहेगी। प्रचंड ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने 3 जनवरी तक प्राथमिक विद्यालयों में छुट्टी कर दी है। जिला कलेक्टर PC किशन के मुताबिक सर्दी को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। राज्य में सरकार तो बदल गई, लेकिन उस मासूम की तकदीर नहीं बदली। छोटी सी अनीशा आज भी रोजाना धरने पर जाकर बैठती है और माँ बाप और बहनों की हत्या करने वालों का सुराग लगाने की मांग को लेकर न्याय का इंतजार कर रही है। खास बात है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी नन्ही अनीशा का दर्द को महसूस किया था, तो अब सरकार में आने पर वे अनीशा को न्याय दिलाएंगी। देखिए खास रिपोर्ट। कभी अपने ताई की गोद में जाकर सो जाती है, तो कभी अपने दिवंगत माता पिता और बहनों की हृदय विदारक तस्वीर को निहारने लग जाती है। पर जब भी उसे अपने मम्मी पापा काली और निशा की याद आती है तो वह उदास हो जाती है। हालांकि वह किसी से कुछ कहती तो नहीं, पर उसकी आंखों में भरा पानी सारी कहानी बयां कर देता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं 9 वर्षीय अनीशा की। चकराजसर हत्याकांड में मारे गए लालचंद सरोज की जिंदा बची एकमात्र बच्ची अनीशा की अब यही दिनचर्या हो गई है। सुबह नहा धोकर अपने ताऊ गोवर्धन के साथ धरना स्थल पर आ जाती है और शाम को घर लौट जाती है। पिछले करीब 1.5 साल से भी अधिक समय से बालिका अनीशा का यह अब रोजाना का काम हो गया है।
अब यहीं उसके खेलने का स्थान है तो यहीं पर अपनी ताई की गोद में सो जाती है। अपने माता पिता और 2 मासूम बहनों के कत्ल के बाद वह एकदम गुमसुम सी रहती है। अगर कोई सवाल पूछ भी ले तो धीरे से जवाब देकर भी चुप हो जाती है। हालांकि वह अपने दादा मनीराम के साथ ज्यादा घुली मिली हुई थी, लेकिन अपने बेटे, बहू और पोतियों के हत्यारों की गिरफ्तारी करने की मांग के लिए शासन से प्रशासन तक के चक्कर काटते काटते वो भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब परिवार का पेट पालने का सारा दारोमदार अकेले गोवर्धन के कंधों पर है। पहले से ही तंगहाली में जीवन यापन कर रहे गोवर्धन के परिवार के समक्ष लालचंद और मनीराम के जाने के बाद अब पेट भरने के भी लाले पड़ रहे हैं। यह परिवार बढ़ई का काम कर अपनी आजीविका चलाता था। घटना के करीब 3 साल बीत जाने के बाद भी हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा और न ही एक तरीके से अनाथ हो चुकी बच्ची को सरकार की ओर से कोई मदद मिली है। अनीशा की पढ़ाई लिखाई और उसकी परवरिश का जिम्मा गोवर्धन पर ही है। इस संबंध में गोवर्धन से पूछने पर आंखों में पानी भरकर वह बताता है कि ऐसे जघन्य हत्याकांड के बाद सरकार न तो आज तक हत्यारों को पकड़ पाई है और न ही इस परिवार को कोई मदद दे सकी है ताकि पीड़ित परिवार को कुछ तो संबल मिले। गोवर्धन के अनुसार सरकार जहां भंवरी मामले में इतने संवेदनशीलता बरतते हुए उसके बच्चों तक को सरकारी नौकरी देने की घोषणा कर रही है, वहीं ऐसे हृदय विदारक मामले में अनाथ हो चुकी बच्ची को कुछ मदद देने की जहमत क्यों नहीं कर रही। अब देखना यह है कि इस मामले का पटाक्षेप होता है और कब अनीशा को न्याय मिल पाता है। हालांकि मामले की जांच स्थानीय पुलिस के अलावा सीआईडी सीबी भी कर चुकी है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। इस मामले में अपनी संवेदना जताने और मामले को अंजाम तक पहुंचाने के वादे के साथ स्थानीय नेताओं के अलावा दौसा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, विधायक गोलमा देवी सहित वर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी नोहर आकर मामले की जांच सीबीआई से करवाने का आश्वासन दे चुकी हैं। लेकिन जांच कब शुरू होगी और क्या इतना समय बीत जाने के बाद भी सही जांच हो पाएगी, यह सवाल भी बड़ा है। मेरी मम्मी पापा और छोटी छोटी बहनों की काटकर हत्या कर दी गई। हत्यारों का आज तक कोई पता नहीं चल पाया। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि हत्यारों को गिरफ्तार कर मुझे न्याय दिलाए ताकि मेरे मृत परिजनों की आत्मा को शांति मिल सके। नोहर के निकटवर्ती गांव चकराजासर के लालचंद, उसकी पत्नी सरोज और 2 मासूम बच्चों की अज्ञात हत्यारों ने 21 जून 2009 की रात्रि धारदार हथियारों से निर्मम हत्या कर दी। वारदात के बाद अगले दिन बीकानेर संभाग के आईजी मेघचंद मीणा, एएसपी यादराम फांसल सहित पुलिस के बड़े अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया। लेकिन इसी बीच नागरिकों ने हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया। इस दौरान थाने के समक्ष प्रदर्शन कर रहे माकपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आंदोलन को बढ़ता देख आनन फानन में पुलिस ने मृतक लालचंद के पड़ोसी राजकुमार को गिरफ्तार किया। आरोप साबित करने के लिए पुलिस ने राजकुमार का नार्को टेस्ट भी करवाया, लेकिन करीब 1.5 साल बाद न्यायालय ने सबूतों के अभाव में राजकुमार को बरी कर दिया। इस जघन्य हत्याकांड के पीछे कौन था और हत्याएं क्यों की गई, यह सवाल आज भी बना हुआ है। न्याय की आस में सत्ता व शासन के चक्कर लगाते लगाते मृतक लालचंद के पिता मनीराम ने भी दम तोड़ दिया। अब क्षेत्र के विभिन्न संगठनों ने मोर्चा संभालते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर 26 मार्च 2011 से आमरण अनशन धरना शुरू किया था। करीब 1.5 साल बाद मामले की जांच सीआईडी सीबी को सौंपी गई। बीकानेर संभाग आयुक्त व आईजी के आश्वासन पर समिति ने अनशन स्थगित कर दिया, लेकिन धरना निरंतर जारी है। 21 जून 2009 को चकराजासर में एक पूरे परिवार के 4 प्राणियों की, जिसमें पति पत्नी और 2 छोटी बच्चियों की बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। उस हत्या को लेकर के यहाँ नौहर में पहले एक आंदोलन चला, जिसमें पुलिस ने ही इसके सारे गवाह सबूतों को नष्ट कर दिया और इसकी दिशा को मोड़ दिया।
जिसके कारण आज तक उन हत्यारों का पता नहीं चल सका है। और ये हत्यारे इतने प्रभावशाली और राजनीतिक प्रभाव रखते हैं कि विगत कांग्रेस शासन में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, चीफ सेक्रेटरी राजस्थान सरकार, गृह सचिव राजस्थान सरकार को इस बारे में हमने बार बार अवगत करवाया, उनको सारे कागजात प्रस्तुत किए और उन हत्यारों को पकड़ने के लिए हमने बार बार निवेदन किया, लेकिन सरकार ने हमें निरंतर झूठे आश्वासन देकर इससे पहले जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन को समाप्त करवाया। अब हमारा आंदोलन जो है वो 21 माह 5 दिवस से निरंतर जारी है। अगर इस सरकार ने भी हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया तो हम इस आंदोलन को और तीव्र करेंगे, नोर बंद करवाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और मैं स्वयं इसमें आमरण अनशन करूंगा। और आमरण अनशन पर भी अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो मैं अंत में इसमें आत्मदाह तक भी। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, I scored 80% marks and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे में। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पीर कादिर बख्श चिश्ती का सालाना उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सूफियाना कव्वाली का आयोजन हुआ। पंजाब से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। निकटवर्ती गांव चिश्तिया में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सालाना कार्यक्रम के तहत मेला लगाया गया। पीर कादिर बख्श चिश्ती की शान में सूफियाना कव्वाली का आयोजन हुआ। पंजाब से आए कलाकारों ने सूफियाना अंदाज में बेहतरीन प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। अकीदतमंदों ने दरगाह पर चादर चढ़ाई और परिवार व इलाके की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर लंगर भी लगाया गया। वहीं हिंदू मुस्लिम एकता का अद्भुत मेल देखा गया। संकट मोचन हनुमान सेवा समिति सदस्यों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। रब खड़ा पर रब तो पहला जब खड़ा, तू जी तो डर के सही ना है, ऐसे करके तू गोरे दूर साई तोरे, अस तेरे पीछे सजना दुनिया भलाई,
कादर बख्श जी हैं, उनकी याद में ये हर साल मेला लगाया जाता है। और जो ये साल गया है, बीता साल है, जो बीते साल में जो त्रासदियाँ हुई हैं, जहाँ जो भाई सज्जन जहाँ जो इस दुनिया से चला गया है, उनको जो तो एक तरह प्रकार की श्रद्धांजलि है। बाबा कादिर शाह चिश्ती, जिनके नाम से ये जो चिश्तिया गांव का नाम है, उन्हीं के नाम से पड़ा है। बहुत पुराना गांव है ये, और जो दरगाह है चिश्ती बाबा जी की, वो बहुत ही पुरानी है, और उन्हीं के नाम से इस गांव का नाम चिश्ती पड़ा है, चिश्तियाँ पड़ा है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग अपनी मन्नतें मांगने के लिए आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। ये जेड़ा पिंड चिश्ती पीर दरगाह है, इस ते बहुत बड़ा मेला इस साल 31 दसंबर ਨੂੰ ਅਸੀਂ कराने हैं। बहुत दूर दूर तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान चों बहुत पब्लिक, बहुत भैणा, बहुत माता सब पहुँचती हैं। पंजाब चों कलाकार भी आते हैं, साडे कवाल गुरसेवक अली जी जो राजस्थान के मशहूर कवाल है वो भी है। साडे कलाकार पंजाब चों बठिंडे तो जेडे आए हुए हैं, गोरा चक वाला वो भी आए हुए हैं। अभी बहुत तगड़ा आए साल बड़े तो बड़ा मेला कर रहे हैं। पूरा उत्तरी भारत इन दिनों सर्दी की चपेट में है। तापमान में लगातार हो रही गिरावट से लोगों को सर्दी की पीड़ा झेलनी पड़ रही है। वहीं ठंडी में तेज हवाएं चलने से भी सर्दी का असर और बढ़ गया है। जिला मुख्यालय पर सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरा दिया है। मंगलवार को धूप निकलने के बावजूद सर्दी का असर कम नहीं हुआ। नागरिक दिन भर ठंड से कपकपाते नजर आए। सर्द व तेज हवाएं चलने से समूचा क्षेत्र ठंड की चपेट में रहा। बर्फीली हवाएं मानो शरीर को चीरते हुए निकल रही थी। हालांकि सूर्य देवता ने समय पर दर्शन दे दिए, लेकिन ठंडी हवाएं जारी रहने के कारण धूप निकलने से भी लोगों को राहत नहीं मिली। सर्दी से बचाव के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। जगह जगह लोगों ने अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश की। इन दिनों सर्दी इतनी ज़्यादा है जी कि काम धंधे सब प्रभावित हो रखे हैं, और धूप निकलने के बाद भी कोई राहत नहीं मिलती है, और हवाएं चलती है तेज, इससे ऐसे हाथ पैर इतने ठंडे रहते हैं कि कोई काम नहीं हो पाता। ठंड इतनी है दिन में भी और रात को भी रजाई लेकर, और फिर भी राहत नहीं मिलती। और सुबह उठते हैं फिर वो ठंडी हवाएं चलती है, जैसे ऐसे लगती है जैसे बर्फ गिर गई हो कहीं। वो यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है जी, बहुत ज़्यादा। घर से निकलते हैं तो बिल्कुल ऐसे कि ठंड इतनी होता है घर से निकल नहीं सकते, इतनी कम होते हैं। जो आग तप के बैठते हैं, धूप निकलती है तो वो रह नहीं मिलती। यूं तो पूरी जिंदगी ही एक खेल है, जहां रोमांच है, गम है और खुशी भी। लेकिन बात सिर्फ खेलों की करें तो फिर कहना है क्या। उसमें भी जब फुटबॉल की बात हो तो इन बातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। धौलीपाल में नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में काफी टीमों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। हनुमानगढ़ जिले के गांव धौलीपाल में फुटबॉल उत्सव चल रहा है। आज समारोह पूर्वक उसका समापन हो गया। 5 दिवसीय आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों की कई टीमों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। शिवाजी स्पोर्टिंग क्लब धौलीपाल के तत्वावधान में हुए आयोजन को लेकर गांव और आसपास के लोगों में काफी उत्साह रहा। खास बात है कि ज्यों ही रेफरी की सीटी बजती, खिलाड़ी सतर्क हो जाते। एक बॉल के पीछे 2 टीमों के भागते खिलाड़ी, परस्पर सामंजस्य जहां टीम भावना को प्रदर्शित करने के लिए काफी है, वहीं फुर्ती को देख रोमांच बढ़ जाता। शिवाजी स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष सुभाष गोदारा, उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल नैन, विजय शर्मा, भूराराम मुंड और कोच राजेंद्र सिंह बराड़ आदि ने कहा कि गांव धौलीपाल में करीब 4 दशक से फुटबॉल के प्रति लोगों में जुनून है। बड़े बुजुर्गों को देखते देखते युवाओं ने भी इस खेल में खुद को परंपरागत तरीके से ढाल लिया है। यही वजह है कि देश भर में यहाँ के खिलाड़ियों ने परचम लहराया।
1980 के अंदर मैंने एक कमेटी बना के शिवाजी क्रीड़ा क्लब के नाम से रजिस्टर्ड करवाया। हमने महसूस किया कि फुटबॉल ही कुछ देगा। फुटबॉल खेलने से हमारे गांव के बच्चे सैकड़ों हैं, वो पुलिस में लगे हुए हैं, एजुकेशन में भी है, और यही हमारा है कि फुटबॉल ही कुछ आगे देगी, युवा पीढ़ी आगे आएगी, नेशनल तक यहाँ के हमारे बच्चे खेले हैं। फुटबॉल का एक ही औचित्य है कि यहाँ से ज़्यादा युवा खिलाड़ी निकले और वो कोई भी पुलिस की भर्ती हो या कोई भी हो, आर्मी हो, उसमें वो पहुँचे, और उसका हमें फायदा गांव को पूरा मिला है। इसलिए ये फुटबॉल यहाँ साल भर ही जारी रहता है और गांव का पूरा सहयोग मिलता है। और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि जो भी जैसी विभाग के टूर्नामेंट हैं वो भी हमारे धौलीपाल में और वो करवाते भी हैं, उसमें भी गांव का पूरा सहयोग रहता है। और ये धौलीपाल का अति लोकप्रिय खेल है कि इस खेल से सभी तरह की शारीरिक जो तंदुरुस्ती कह दो या आंखों का और जो भी है वो सारी एक्टिविटीज से होती है, और एक बहुत ही अच्छा गेम है। रूरल गेम होते हैं, उसके अंदर जो राजस्थान की टीम थी उसके अंदर जो प्लेइंग 11 जो थे गुमला बिहार के अंदर टीम गई थी। प्लेइंग 11 धौलीपाल गांव के ही खेलने वाले थे और काफ़ी समय तक हमारे गांव की टीम राजस्थान रूरल गेम की चैंपियन रही है लगातार 7 साल तक। और इसके अलावा अब पिछले साल और इस वर्ष राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की तीनों टीमों ने हिस्सा लिया, जो लगभग मतलब तीसरे स्थान पर रही, मतलब क्वार्टर सेमीफाइनल में। और खेल के अंदर हमारे जो गांव के बच्चे हैं लगभग 70 या 80 बच्चे रोजाना प्रैक्टिस करते हैं, और उनको प्रैक्टिस कराने के लिए मैं हरदम टाइम देता हूँ। देश में क्रिकेट के प्रति दीवानगी के बीच फुटबॉल के प्रति घटते रुझान के लिए खिलाड़ियों ने सरकार की उपेक्षा को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि क्रिकेट तो अब लूट खसोट और सट्टेबाजों का खेल बन चुका है। क्रिकेट को हम नहीं मानते ना, वर्ल्ड में देश में तो चल रही है, हम शारीरिक और हमारे गांव के सहयोग से ये सारा चल रहा है। दर्शक है पूरा हौसला अफजाई, 8-10 दिन सुबह आके बैठते हैं, शाम को ही जाते हैं। क्रिकेट एक धनाढ़ लोगों का खेल है और वो रिश्वतखोरी के मामले में उसमें लोगों को कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। सट्टे से लिप्त आप भी देखते हो, तो उसका कोई हमें तो यहाँ परिणाम आज तक इस एरिया में कोई खिलाड़ी गया नहीं है। कितने देशों में है क्रिकेट? तो ये 8-10 देशों में तो है, तो क्रिकेट तो 8-10 देशों में है। बाकी फुटबॉल हेलो क्रिकेट कितने देशों में खेल रहे हैं? ये 8-10 तो देश हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, और कितने फुटबॉल के तो होंगे, पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल है। क्रिकेट के कौन कौन से? ये 10-12 देश ही तो है। और फुटबॉल हमारे गाँव में तो सन 80 से चल रहा है ये फुटबॉल, और सन 80 के बाद आज तक हम देखें तो हमारे 100 से ज्यादा जो नौजवान जो फुटबॉल खेले हैं वो पुलिस में भर्ती हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से फुटबॉल को प्रोत्साहन देने की मांग करनी नहीं छोड़ी। उनका कहना था फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले तो इस खेल को बढ़ावा मिल सकेगा। एक प्रशासन से ये मांग करना चाहूँगा कि धौलीपाल में फुटबॉल है तो उस फुटबॉल के लिए सरकार कुछ यहाँ करे, स्टेडियम वगैरह दे, अच्छी सहूलियत दे, तो इस गांव में और इस विधानसभा क्षेत्र में, हनुमानगढ़ जिले में और राजस्थान में और ऑल इंडिया पे धौलीपाल का नाम होगा। यहाँ से अच्छे खिलाड़ी उभर के जाएंगे। पीटीआई की कमी है, यहाँ लेडीज पीटीआई है, तो मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ फुटबॉल से संबंधित अगर पीटीआई हो तो यहाँ से अच्छे खिलाड़ी निकल सकते हैं। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हनुमानगढ़ के विधायक डॉक्टर राम प्रताप। विशिष्ट अतिथि थे एएसपी जसाराम बोस। डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि वैसे तो पूरा जीवन ही एक खेल है जिसमें हार जीत को लेकर सारे अनुभव हैं, लेकिन खेल का तो कहना है क्या। उन्होंने कहा कि नियमित खेलने वाले न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी। साथियों, खेल एक ऐसी चीज है, वैसे तो जिंदगी अपने हाथ में ही खेल है, लेकिन खेल से एक खेल भावना पैदा होती है, आपस में भाईचारे का भी संचार होता है इसमें। अब विभिन्न जगहों से टीमें आई हैं, जैसे आपके पंजाब की टीम है, दोनों ही, हरियाणा की भी आई होगी, अपने दूसरे इलाकों से भी आई है टीमें, कोटा जोधपुर वो तो अपने से और ही ज्यादा दूर है, वो से भी। तो विभिन्न जगहों से जो खिलाड़ी आए हैं, आपस में मेल मुलाकात हुई है,
एक दूसरे जगह के आचार व्यवहार बोली चाली से आप वाकिफ हो, ये तो फायदा जो मिलता है वो मिलता ही है। साथ में स्वास्थ्य के लिए आदमी को अगर पूरा आप संपूर्ण स्वस्थ मानो तो अकेला कोई शरीर से अकेला हट्टा कट्टा नहीं होता, उसमें उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी होता है, मानसिक रूप से कैसे है वो भी मानसिक स्वास्थ्य है, सामाजिक रूप से किस तरीके से, सामाजिक रूप से जैसे आपका दूसरों के साथ आचार व्यवहार किस तरीके से, मानसिक रूप से दिमागी रूप से किस तरीके से। लेकिन इन सब का आधार है वो शारीरिक स्वास्थ्य। आदमी शरीर से स्वस्थ होगा तो निश्चित तौर पर बाकी के जो 2-3 चीजें हैं वो भी अपने आप में सही होगी। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। जिस गुरु ने लगातार 37 साल तक बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाई, उनकी सरकारी सेवा से विदाई हो तो यकीनन शहर के लोग भावुक होंगे। हनुमानगढ़ टाउन में मदनलाल यादव की जब राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से विदाई दी गई तो ऐसा ही भाव देखने को मिला। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन के प्रधानाध्यापक मदनलाल यादव सरकारी सेवा से रिटायर हो गए। उन्होंने 37 साल तक विभिन्न सरकारी स्कूलों में रहकर बच्चों को पढ़ाया। आज उनके पढ़ाए कई बच्चे ऊंचे ओहदे पर हैं। विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से मदनलाल यादव के सम्मान में कार्यक्रम हुआ। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तेजा सिंह गद्राना, भवानी शंकर शर्मा, प्रदीप शेरेवाला, परमानंद सैनी, गुरप्रीत चावला, हितेंद्र शर्मा व रामकुमार स्वामी आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन किया अध्यापक हरलाल ढाका ने। सबने एक स्वर में मदनलाल यादव की कार्यप्रणाली की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। वहीं मदनलाल यादव भी सम्मान पाकर अभिभूत नजर आए। उन्होंने शहर के नागरिकों सहित स्काई चैनल का भी आभार जताया। यादव ने कहा कि स्काई चैनल हनुमानगढ़ में पत्रकारिता की मिसाल पेश कर रहा है। शिक्षण संस्थाओं के विकास में स्काई चैनल को भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर नगर के गणमान्य नागरिक, विद्यालय परिवार और अन्य लोगों ने जो मेरा सम्मान किया है उसके लिए मैं इनका जीवन पर्यंत आभारी रहूंगा और स्काई चैनल का बड़ा आभारी हूं जो समय समय पे हमारे विद्यालय को कवरेज देते रहते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।